नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बेहद बड़ी खबर के साथ। झारखंड में राम के नाम पर देखिए सियासी तूफान जो है वो खड़ा हो गया है। पूरा मामला कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है। एनएसयूआई की पूर्वी सिंहभूम इकाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम कहकर एक दूसरे को संबोधित करने पर 7 सदस्यों को संगठन से 3 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन सदस्यों ने छात्र इकाई से बाहर हुए हैं उनके नाम है कमल अग्रवाल, राज महतो, राहुल गिरी, आनंद सिंह, प्रशांत कुमार, लव कुमार और जयंतो प्रमाणिक। इन 7 को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। 3 सालों के लिए इन्हें पार्टी से संगठन से निकाल दिया गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जय श्री राम कहने को किसी खास धर्म को बढ़ावा देना और पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए ये कार्रवाई की है। कार्रवाई से नाराज एनएसयूआई के छात्रों ने जिलाध्यक्ष रोज तिर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी आला कमान को पत्र लिखकर उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी निरंजन का, जहां पर उनके साथ प्रतुल शाहदेव जी भी मौजूद हैं। निरंजन, सबसे बड़ा सवाल यही कि राम जिनसे पूरा भारतवर्ष जुड़ता है, जिनके नाम से और अंत से सृष्टि के सृजन की बात कही जाती है, जिन्हें सबके प्रभु राम कहा जाता है, उन राम के नाम पर यह किस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, जिस तरह से जमशेदपुर का एनएसयूआई इकाई ने वहाँ का जो अध्यक्ष है जय श्री राम के नारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने को लेकर के 7 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित किया है, ये अपने आप बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे धार्मिक आस्था का प्रतीक, बहुसंख्यक समाज का, पूरे देश का, एक ही समाज का नहीं बल्कि पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के आस्था का प्रतीक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इन्हीं को लेकर के मैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से, कांग्रेस के प्रवक्ता और जेएमएम के प्रवक्ता से बात की है। अपना अपना मंतव्य उन्होंने दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि तीनों प्रवक्ताओं का यही कहना था कि यह प्रभु श्री राम एक सिर्फ धर्म का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का वो आस्था का प्रतीक है, पूरे विश्व के वह एक मर्यादा है। उन्हीं संदर्भ में सीधे बात करेंगे हम। प्रतुल शाहदेव मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका क्या कहना है सीधे हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से एनएसयूआई ने एक छोटा सा यानी जय श्री राम के नारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, उसको लेकर कई पदाधिकारियों को निष्कासित किया है, क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ एक समुदाय, एक पार्टी के जय श्री राम है या पूरे देश का है? आखिर इस तरह का कांग्रेस में क्या चल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे देश के आस्था के प्रतीक है। ये किसी एक समुदाय के साथ इनको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये पूरे देश के लिए एक आस्था के प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस का जो बहुसंख्यक विरोधी चेहरा है वो तो कई बार पहले भी स्पष्ट हो चुका है। जब यूपीए 2 की सरकार थी और जिस समय राम सेतु का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तो यूपीए 2 की सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि राम सेतु जैसा कोई चीज़ ही नहीं था और रामायण एक काल्पनिक जो है वो पूरा काल्पनिक ग्रंथ था और भगवान श्री राम, सीता मैया, हनुमान जी ये सब काल्पनिक कैरेक्टर थे। तो जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाला दल हो, उससे आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अभी जमशेदपुर में क्या हुआ? अगर एनएसयूआई के 7 नेताओं ने जय श्री राम लिख दिया तो उसके बाद उनको पार्टी से अगर कांग्रेस निष्कासित कर रही है, एनएसयूआई निष्कासित कर रही है, तो ये साफ दिखाता है कि उनका बहुसंख्यक विरोधी चेहरा किस प्रकार है। ये उन्होंने बहुत ही घटिया, घृणित कार्य किया है। और जय श्री राम तो अभिवादन का भी तरीका होता है पूरे देश में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लिखने पर अगर किसी दल के छात्र इकाई के लोग, नेता अगर अपने नेताओं को निष्कासित कर रहे हैं तो बहुसंख्यक समाज के प्रति उनकी क्या सोच है ये स्पष्ट हो जाती है। निरंजन, जरा ये भी जानिए प्रतुल शाहदेव से, जरा ये भी पूछिए कि वो श्री राम जिनके नाम पर कांग्रेस खुद भी कहती रही है कि राम सिर्फ किसी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी खास धर्म के नहीं है, उनका हमसे भी ताल्लुक है,
उनके जब निर्माण की बात आई, उनके स्थान की बात आई, तो यह भी कहा गया कि इस पर राजनीति कोई पार्टी विशेष न करे। फिर उस कांग्रेस को इस नाम पर क्या आपत्ति है और इस कार्रवाई के पीछे की क्या वजह उनकी तरफ से बताई जा रही है? प्रफुल्ल सहदेव जी, कांग्रेस ने कई बार कई मंचों से चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा, इससे पहले भी आप देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव या लोकसभा के चुनाव में कहा कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक पार्टी का ही नहीं है बल्कि यह मेरा भी है और सभी के लोग हैं। फिर इस तरह से उसके जो अनुषंगी इकाई हैं इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है? देखिए, अनुषंगी इकाई की ही बात छोड़ दीजिए, खुद यूपीए 2 की सरकार जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को सर्वोच्च न्यायालय में नकारा था। अब सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा न्यायालय तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो शुरू से इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर हमेशा दिखा है। और अब आप बताएं ना, भगवान श्री राम का श्री जय श्री राम लिखने पर अगर पार्टी से नेताओं को निष्कासित किया जा रहा है तो इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ ये प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं और दूसरी तरफ ये भगवान श्री राम लिखने वालों को अपने पार्टी से निकाल देते हैं। ये पूर्ण तरीके से तुष्टीकरण की जो इनकी नीति है उसी के ये पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बहुसंख्यक समाज के प्रति उनकी जो सोच है वो उजागर हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि इन्होंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है, वो कहते हैं क्या करते हैं क्या, इसके पीछे आखिर क्या मंशा है। ये एक तरफ कहा जाए तो कांग्रेस का धार्मिक भावनाओं के जो हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि वो जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, फिर उनकी अनुषंगी इकाई क्या कर रही है। मैं फिर एक बार प्रफुल्ल सहदेव से इनसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि सर, जिस तरह से आप देखें तो कहा जाए तो लगातार कांग्रेस ने अपने एजेंडे से बाहर, जो उनका एजेंडा था, चुनावी एजेंडा था, उससे बाहर भी अपने एजेंडे में भी शामिल किया। जो बरसों पुराना एजेंडा नहीं था वही रास्ता अपनाया, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ शामिल था उसको लेकर के फिर कांग्रेस ने शामिल किया। फिर इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मंदिर और भगवान तभी याद आते हैं जब किसी राज्य में चुनाव होता है, नहीं तो इनकी जो सोच है ये साफ उजागर हो जाती है। इनकी पार्टी ने कब कब बहुसंख्यक समाज के विरोध में क्या किया है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनके पार्टी के एक नेता ने कश्मीर से 370 को वापस बहाल करने की बात कही थी। तो ये पूर्ण तरीके से इनकी कथनी और करनी में चुनाव और चुनाव के जब समय नहीं होता है पूरी तरीके से इनकी कथनी करनी बदल जाती है। हम अभी भी मांग करते हैं कि कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एनएसयूआई उसी की अनुषंगी इकाई है। जय श्री राम का नारा लिखने पर अगर पार्टी से नेताओं को निष्कासित किया जाने लगा तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से कार्रवाई किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश के एक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि पूरे देश पर का एक विश्वास है। एक प्रभु श्री राम को जिस तरह से नारे को लेकर के एनएसयूआई ने 7 पदाधिकारियों को निष्कासित किया है, ये इस पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज ही नहीं पूरी देश का ये प्रतीक है, पूरे देश का है। फिर एक बार रुख करेंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि जो रास्ते से भटक गई है कांग्रेस, यानी जो अपने एजेंडे पर थी उस रास्ते से भटकाव नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पूरे तरीके से जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली कांग्रेस थी, अब राहुल बाबा के कार्यकाल में वो कांग्रेस पूरे तरीके से बदल गई है। और अब वो कांग्रेस की नीति और सिद्धांत क्या है शायद उसे भी पता नहीं। तभी आप उसको देखेंगे कि G22 के नेताओं ने अपने ही नेतृत्व पर प्रश्न उठाया था। कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। चुनाव के समय इन्हें मंदिर याद आते हैं और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो भगवान श्री राम का नारा लिखने वालों को एक्सपेल कर दिया जाता है पार्टी से। तो कांग्रेस बिल्कुल एक ऐसे नाव की तरह है जो समंदर में भटक गई है और उसको खेने वाला कोई नहीं। बिल्कुल निरंजन, और अब ये देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद अब इस पर उठते आवाजों के बीच क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आता है क्या? क्योंकि प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरीके से इन छात्रों को निष्कासित किया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अब इस पर सियासत गर्म होनी लाजमी है। छात्रों ने क्या कुछ कहा है जिन्हें निष्कासित किया गया है, जरा उन्हें भी सुनते हैं। हम लोग सभी एनएसयूआई छात्र संगठन जमशेदपुर के कार्यकर्ता हैं। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, जिस पर हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम। इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष रोज तिर्की
उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूं और हमारी यह मांग है कि वो इस्तीफा दें अपने पद से, ताकि पार्टी की गरिमा बरकरार रहे और हमारा मान सम्मान भी बरकरार रहे। तो अब इसे लेकर एनएसयूआई के अंदर खुद ही छात्र संगठनों की तरफ से, छात्रों की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं राम के नाम पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। क्या मामला है, आखिर सिर्फ जय श्री राम नारा ही लिखा गया या फिर कुछ और भी धार्मिक बातें कही गई? वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, जबकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना था कि एनएसयूआई ने अगर इस तरह की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से प्रचार किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में तो आया नहीं है और जानकारी प्राप्त करने से जानकारी यही मिली है कि जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं रोज तिर्की, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं भड़काने को लेकर के 7 एनएसयूआई के पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला है। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज था या किसी तरह का और कुछ था, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। देखिए, कांग्रेस का असली चरित्र यही है। सबसे पहले इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट करके रामलला के अस्तित्व को नकारा था और उन्हें एक काल्पनिक चरित्र मात्र बताया था। और हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर अनर्गल आरोप लगाए थे और अब उसकी अनुषंगी इकाई, उसकी छात्र इकाई एनएसयूआई के इंटरनल ग्रुप पे अगर 7 नेताओं ने जय श्री राम लिख दिया तो इसमें क्या गुनाह किया? लेकिन उनको बिना कारण बताए हुए उनको पार्टी से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का जो बहुसंख्यक विरोधी चेहरा है वो कितना घिनौना है। तो निश्चित तौर पर ये गलत बात है, चाहे किसी भी संगठन के लोग रहें। और जहां तक बात है जय श्री राम का, तो जय श्री राम के अनुयायी तो हम लोग सभी लोग हैं। हम उनका नाम लेते हैं, घरों में लेते हैं, पूजा घर में लेते हैं, मंदिरों में लेते हैं, लेकिन बेवजह अगर आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे, भगवान राम को बदनाम करेंगे, सामाजिक विद्वेष फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो उसकी आलोचना होनी चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त हाजीपुर से आ रही है, जहां पर एचडीएफसी बैंक लूट मामले में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, 1 करोड़ 19 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एचडीएफसी बैंक लूट मामला, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में इस बाबत छापेमारी की गई है। 60 लाख से ज्यादा कैश बरामद होने की सूचना मिल रही है। देखिए, 10 जून 2021 ये वो तारीख और तस्वीरें आपके सामने, जब एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लुटेरे जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे और उसके बाद लगातार इनको गिरफ्त में लेने की कोशिशें की जा रही थी। 60 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी की सूचना इस वक्त सामने आ रही है, जिस बाबत मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में लगातार छापेमारी की जाती हुई हिरासत में एक महिला समेत 3 लोगों को लिया गया है। और एसपी आज इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई। तो बड़ी खबर, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख की लूट की घटना के बाबत 60 लाख की बरामदगी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक महिला और 3 और लोगों को गिरफ्त में लिया गया, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई और छापेमारी की जाती हुई मुजफ्फर और समस्तीपुर में 60 लाख की बरामदगी भी कर ली गई है। और आज इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने, जब इन लुटेरों ने सीधे तौर पर कानून को चुनौती देते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या किसी इस शख्स की गिरफ्तारी भी इस बाबत 60 लाख की बरामदगी की पुष्टि होती हुई? देखिए विभा, इस पूरे मामले में ये घटना बीते 10 जून को हुई थी। आज 17 तारीख है। ये पूरे 7 दिन की घटनाक्रम में पुलिस ने अपने स्तर पर किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पुलिस की टीम ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान 70 लाख से अधिक रकम जो लूटी गई थी एचडीएफसी बैंक से, वो बरामद हुआ है।
वहीं इस मामले में कहा जा रहा है कि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो ये पूरी तरह ऑपरेशन जो पुलिस चला रही थी उसमें पूरी तरह से मीडिया को इससे अलग रखा गया था और किसी भी मामले में अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक नई सूचना आई है कि इस मामले में अब पुलिस पूरी तरह अपनी तैयारी कर ली है और पूरे जो घटनाक्रम हुआ था उसका डिटेक्शन कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब 4 बजे यहाँ जो वैशाली एसपी है मनीष, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। तो ये पूरी तरह से 7-8 दिन तक इनका लगातार ऑपरेशन चला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन घटना हुई है, घटना के दिन से ही जो भी पुलिस अधिकारी इस जांच में शामिल थे, इस ऑपरेशन में लगे थे, वो किसी को चैन नहीं था, कोई अपने दफ्तर में बैठे हुए नजर नहीं आए। तो ये लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और पुलिस और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा भी जाएगा क्योंकि एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी कि दिन दहाड़े अपराधी किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस इन्हें रोक नहीं पाती। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन तमाम जानकारी के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में हो रही है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के बहादुरपुर स्थित आवास पर 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। देखिए, ये वही आवास है जहां पर आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है और बैठक को लेकर सूरजभान सिंह के आवास पर तैयारियां जो है वो जोर शोर से हो रही हैं। संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। टूट के बाद पशुपति कुमार पारस गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में हो रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के इसी आवास पर सुबह दिन में करीब 11 बजे से यह बैठक आहूत की गई है। सूरजभान सिंह ने कहा है कि फिलहाल चिराग को अपने पद का त्याग कर देना चाहिए और पशुपति कुमार पारस जो है उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ दिनों के लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे पार्टी भी मजबूत बनी रहेगी और परिवार में भी टूट नहीं हो पाएगी। और जो कार्यकारिणी की बैठक पारस गुट ने बुलाई है उसमें पारस गुट का ये दावा है कि रामविलास पासवान ने पार्टी की स्थापना के समय 25 संस्थापक सदस्यों को साथ में रखा था, जिसमें 6 तो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन 19 संस्थापक सदस्य जो हैं वो आज भी पारस जो गुट है उसके साथ हैं। इसके अलावा पारस गुट का ये भी दावा है कि पार्टी के अधिसंख्य जो वर्कर हैं और पार्टी नेता हैं उन्होंने पशुपति कुमार पारस को अपना पूरा समर्थन दिया है। आज पशुपति कुमार पारस का गुट जो है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित करेगा, इस बात की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है। हालांकि चिराग पासवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने पार्टी के संविधान का हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष की मौत के बाद या फिर उनके द्वारा खुद से पद छोड़ने के बाद ही जो पार्टी में नया अध्यक्ष है वो नियुक्त हो सकता है। अब देखना होगा आज की बैठक में जब पशुपति कुमार पारस को पार्टी द्वारा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा उसके बाद चिराग गुट जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। दिन में 11 बजे से बैठक जो है वो आहूत होनी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर चेयर वगैरह सब चीज जो है वो आ गया है और धीरे धीरे अब थोड़ी देर में जो पार्टी के दूसरे नेतागण हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पर आज की बैठक पारस गुट के लिए महत्वपूर्ण है और आज की बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा भी है कि चिराग पासवान ने जो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे सभी आरोपों का आज रणनीति बनाएंगे अपने पार्टी गुट के नेताओं के साथ और उसका एक एक कर जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर लोजपा की जो राजनीति है दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और आज के बाद दोनों गुट किस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में दोपहर तक करीब 4 लाख क्यूसेक पानी के पहुंचने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। हालात बेहद गंभीर हैं लेकिन जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। देखिए, डीएम नवल किशोर चौधरी जो हैं, एसपी आनंद कुमार, सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल जो हैं, सभी जिले के आला अधिकारी के साथ रात भर सारण तटबंध का दौरा करते नजर आए और तटबंधों में जगह जगह हो रहे पानी के रिसाव और कटाव को रोकने के लिए कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी उस दौरान की जब अधिकारियों की तरफ से ताबड़तोड़ दौरे और जायजा लिया जाता हुआ तटबंधों को लेकर डीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को 2 घंटे के अंदर बांधों की मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। दरअसल बुधवार को वाल्मीकि नगर बैराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। वहीं पानी आज दोपहर या फिर शाम तक गोपालगंज पहुंच सकता है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी।
तो देखिए, लगातार ये दौरे और ये निरीक्षण किया जाता हुआ, तटबंधों का जायजा लिया जाता हुआ कि कहां क्या कमी है, उन तटबंधों को दुरुस्त और मजबूत किया जाए। और अब ऐसे में ये हालात ज्यादा गंभीर तब हो जाएंगे जब शाम का जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि तकरीबन शाम या दोपहर शाम तक जो पानी का डिस्चार्ज किया गया है बराज से, वो पानी गोपालगंज को छूता नजर आएगा। वैसे में ये तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, ये देखने के लिए खुद जिले के जो डीएम हैं, साथ ही साथ तमाम अधिकारी जो हैं, रात 11 बजे की ये तस्वीर देखिए जब निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे और जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।